जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी प्रेजेंट्स DMP 2.0 में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों से जिस PDF का आपको इंतज़ार था, DMP फर्स्ट की कंप्लीट PDF जो कि 149 रुपये में रिलीज़ की जा रही है, इसको परचेज़ करने के लिए दो माध्यम हैं। पहला माध्यम डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर 9039922718 पर 149 का पेमेंट गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी ऐप के माध्यम से करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर शेयर करें, DMP 1.0 नीचे लिखकर। इसके पश्चात आपको PDF वहां पर सेंड कर दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आज यहां पर हम 22 सितंबर के डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ के टेस्ट का डिस्कशन देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में 35 टेस्टों की विस्तृत श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री के 3 मार्कर की PDF भी ले सकते हैं। साथ ही में इस डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ 2.0 को भी 199 रुपीज़ पर मंथ के चार्ज पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन को। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलने वाली हैं। साथियों, 3 मार्कर में हमारा पहला प्रश्न था वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना को हमें यहाँ पर बताना था, तो हम यहाँ पर उसके आवरण को बता देंगे। आवरण कौन कौन से होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पर आयन मंडल है आयनोस्फीयर। साथ ही में संघटक बता देंगे कि वायुमंडल में क्या क्या संघटक होते हैं। गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं और जल वाष्प से वायुमंडल की संरचना बनती है। अब गैसों में यहाँ पर देख लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 93.93% आर्गन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था दीर्घ ज्वार क्या होता है। तो दीर्घ ज्वार की कंडीशन हम यहाँ पर बता देंगे। क्या होता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही सीध में होते हैं, इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण, संयुक्त प्रभाव अर्थात उनकी आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार सामान्य ऊंचाई से 20% अधिक तेजी से आता है। इसे ही बृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहा जाता है। चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही सीध में होते हैं तो आकर्षण शक्ति इनकी डबल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ज्वार 20% ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे ही हम दीर्घ ज्वार की संज्ञा देते हैं। हमारा अगला प्रश्न था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताइए। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम यहाँ पर देखते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय को 4 प्रकार से बांटा गया है। किस प्रकार से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो कि सिंधु व सतलज नदी के मध्य है, इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। इन्हें नदियों के हिसाब से ही बांटा गया है, तो हम नदियों के हिसाब से ही इसका डिवीजन देखेंगे। कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज व काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य का हिमालय जाना जाता है। साथ ही में असम हिमालय को ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के मध्य का हिमालय जाना जाता है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अगला 3 मार्कर प्रश्न था क्रेटर झील। क्रेटर लेक क्या होती है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। क्रेटर झील सामान्यतः ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटरों में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। यह 2 प्रकार से बनती हैं, या तो ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात या फिर किसी उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर जाने के बाद जो झीलें बनती हैं उन्हें क्रेटर झील कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें तो भारत की लोनार एवं पुष्कर झील क्रेटर झील में आती है और बोलीविया की टिटिकाका झील भी क्रेटर झील है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। साथ ही में क्रेटर झीलें जीवित या मृत ज्वालामुखी दोनों पर बन सकती हैं। आमतौर पर इनमें पानी या तो वर्षा के द्वारा भरता है या फिर हिमपात के द्वारा भरता है। इस तरह से क्रेटर झील को आप यहाँ पर लिख सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था और 3 मार्कर का अंतिम प्रश्न था जनघनत्व। जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व अर्थात जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसे प्राप्त करने का एक सूत्र होता है, जैसे कि कुल क्षेत्र की जनसंख्या है, उसे कुल क्षेत्रफल से जब भाग दे दिया जाता है तो जनसंख्या घनत्व की प्राप्ति होती है।
भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। इस तरह से आप इसे यहाँ लिखकर समाप्त कर सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अब हमारा 6 मार्कर प्रारंभ होता है। यहाँ पर हम 3 6 मार्करों को डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर DMP 2.0 मेंस टेस्ट सीरीज़ और अन्य बहुत सारी रणनीतियों के साथ बहुत सारे प्रश्नों को और टॉपिकों को डिस्कस कराया जाता है। आगे चलते हैं। पहला हमारा 6 मार्कर प्रश्न था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताइए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई संस्तरों में विभाजित है। इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं। क्या क्या हैं? क्रस्ट है, भूपरपटी, मेंटल है और कोर है, जिसे हम क्रोड जानते हैं। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अब हम इनका डिवाइडेशन बता देते हैं कि पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग भूपरपटी है, जबकि 83% भाग मेंटल है और शेष 16 भाग में क्रोड व्याप्त है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र बनाकर भी दर्शा सकते हैं। साथियों, इसमें हम यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। भूपरपटी इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है सामान्यतः। इस परत की निचली सीमा को मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित हैं, क्योंकि यही सबसे ऊपरी भाग है तो इसी में रहोगे, जाहिर सी बात है। मेंटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर है। यह अर्ध ठोस अवस्था में है। यह इसे संक्रमण परत के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मेंटल और भूपरपटी को अलग करती है। साथ ही में मेंटल और क्रोड को जो असंबद्धता अलग करती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। बाह्यतम क्रोड की बात करते हैं तो बाह्यतम क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसकी त्रिज्या लगभग 1255 किलोमीटर है। आंतरिक क्रोड के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा अधिक होता है। इस तरह से आप इसे लेकर समाप्त कर सकते थे 6 मार्कर प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था, मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योगों को बताना था। तो यहाँ पर हम कुछ सीमेंट उद्योगों को बता देंगे। साथियों, इस प्रश्न में आप मैप का उपयोग भी कर सकते हैं। मैप बनाकर इन फैक्ट्रियों की स्थिति, इन उद्योगों की स्थिति को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्रियों की नाम लिख देंगे और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, उन्हें हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो फैक्ट्री एक बानमौर में है, जो कि 1922 में स्थापित हुई थी। इसकी क्षमता 60,000 मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन करने की है। यह बानमौर मुरैना में स्थापित है। इसका स्वामित्व ACC कंपनी अर्थात एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के ऊपर आधारित है। इसका उत्पादन क्या क्या करता है? तो यह आद्रा विधि के द्वारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करती है। दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो एक कैमूर में है, कैमूर जो कि कटनी के समीप है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी क्षमता है 8 लाख मीट्रिक टन। इसकी क्षमता बानमौर से ज़्यादा है। इसका स्वामित्व भी ACC के पास है। यहाँ पर आद्र विधि के द्वारा ही साधारण पोर्टलैंड एवं प्रोत्सवाना सीमेंट एवं एस्बेस्टस की चादर बनाई जाती हैं। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे कटनी वाली को। आगे चलते हैं। अगली फैक्ट्री एक सतना में स्थापित है, जो कि 1959 में स्थापित की गई थी। क्षमता इसकी 6 लाख मीट्रिक टन है। इसका स्वामित्व बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास है। इसमें भी पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया जाता है। नीमच में स्थापित एक और फैक्ट्री है, जो कि 1980-81 के लगभग स्थापित हुई थी, जो कि 4 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष का उत्पादन करती है। इसका स्वामित्व सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। एक अन्य फैक्ट्री मैहर में है, जो कि लगभग 75,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन करती है। इस तरह से आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग को बता सकते थे। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त जनजातियाँ बताना है, अर्थात विशेष पिछड़े हुए जनजाति समूहों को बताना था। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत मध्य प्रदेश की कुल 46 जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं। बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों को अति पिछड़ी या आपदाग्रस्त जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। बैगा कहाँ रहती हैं? मंडला जिले में बैगाचक क्षेत्र है, वहाँ पर निवास करती हैं। इनकी कुछ उपजातियाँ भी हैं जिनको आपदाग्रस्त जनजातियों की श्रेणी में ही रखा जाता है। बिजवार, नरोतिया, भरौतिया, नाहर, रायमैना, कटमैना आदि इनकी उपजातियाँ हैं। अगली है भारिया। भारिया मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। इनकी भी कुछ उपजनजातियाँ हैं, भूमिया, भुईहार, पेडो आदि
इसी में सम्मिलित की जाती हैं। सहरिया ग्वालियर संभाग में पाई जाने वाली विशेष पिछड़ी हुई जनजाति है जो कि गोदना प्रिय जनजाति है। मूलतः यह शराब एवं बीड़ी उद्योगों में कार्यरत रहती है और अपना जीवन यापन इन्हीं कामों के माध्यम से करती है। साथियों, इस तरह से हमारे 6 मार्कर प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करते हैं 15 मार्कर प्रश्नों की ओर। 15 मार्कर प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथ ही में यदि आपके पास 2 या 3 सेकंड का समय हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप व टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 15 मार्कर प्रश्न। यहाँ पर हमने 15 मार्कर में दिया था कि भारत का प्राकृतिक विभाजन बताइए। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है उनका हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का हिमालय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, समुद्र तटीय मैदान, मरुस्थलीय भाग और भारत के द्वीप समूह। इस तरह से आप इसे लिखेंगे और साथ में चित्र बनाएंगे जरूर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, यह श्रृंखला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन आदि में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है। इसके अलावा अन्य भी हैं जैसे कंचनजंगा, K2 आदि भी हैं। हिमालय पर्वत भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत भारत की मानसूनी हवाओं को रोकता है और यही भारत की मानसूनी दिशाओं के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। हिमालय के अन्य 3 डिवीज़न भी हैं जैसे कि बृहद हिमालय, बाह्य हिमालय, इस तरह से आप, और लघु हिमालय, इन्हें आप यहाँ पर लिख सकते थे। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जो कि हमारा था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को भी आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। प्रायद्वीप क्या होता है? तो धरती का वो हिस्सा होता है जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में कुछ डिवाइडेशन भी हैं जैसे कि विंध्य श्रेणी, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाकर भारत का प्रायद्वीपीय पठार बनता है। तो इसको डिस्क्राइब करने से अच्छा है कि हम इन्हीं को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। तो इस तरह से आप विंध्य श्रेणी को लिख सकते थे कि यह 10-50 किलोमीटर में फैली हुई है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। मालवा का पठार हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई भी लगभग 500 मीटर है। चंबल, माही जैसी नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। दक्कन का विशाल पठार जो कि लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी औसत ऊंचाई 610 मीटर है। इस तरह से आप इन्हें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते थे। आगे चलते हैं। अगला था उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। यह विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। पश्चिमी मैदान पंजाब में फैला हुआ है। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में फैला हुआ है। गंगा का मैदान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। यह क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। साथ ही में ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में फैला हुआ है जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। इस तरह से आप उत्तर भारत के विशाल के मैदान को डिफाइन कर सकते थे। चौथे और 5वें जो डिवीजन है वो है, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, अर्थात समुद्र के तट के जो मैदान हैं वह, ये 2 प्रकार के हैं भारत में, एक पूर्वी तटीय, एक पश्चिमी तटीय। पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल आदि के तटीय मैदान आते हैं। साथ ही में पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना आदि के तटीय मैदान आते हैं। इनमें कृष्णा, गोदावरी और महानदी के डेल्टा भी पाए जाते हैं। 5वां भाग है भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत में थार का मरुस्थल है जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थलीय भाग में 2 आते हैं, एक शीत मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। तो शीत वाला जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो है और गर्म वाला जो है वो राजस्थान वाला क्षेत्र है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। अगले भाग में आते हैं द्वीपीय समूह। द्वीप समूह में क्या है? भारत में मुख्य भूमि के अलावा द्वीप समूह भी हैं। समुद्र का वह हिस्सा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा रहता है वह द्वीप कहलाता है। लक्षद्वीप अरब समूह में, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल 35 द्वीप हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर लगभग 572 द्वीप हैं। इसके अलावा दीव भी भारत का एक द्वीप है जो कि गुजरात के निकट स्थित है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिखकर समाप्त कर सकते थे। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।